हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक कुमार। कानून सीखो चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का नेचर, ऑब्जेक्ट, हिस्ट्री और स्कोप को देखा था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, जो कि सेक्शन 3 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का दिया गया है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज किसी भी एक्ट में, किसी भी कानून में वह पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे कीवर्ड्स और फ्रेज जो भी कि उस कानून में यूज किए गए हैं उसका स्पेसिफिक मीनिंग और डिफिनेशन बतलाता है। तो यह इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दिया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसे डिफाइन किया गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। तो यह बतला रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें नहीं आएगा। वो है 3 चीज, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। तो इससे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो इस डिफिनेशन को हम एग्जॉस्टिव न कहेंगे, ना ही ये कॉम्प्रिहेंसिव है, कोई मीनिंग नहीं बतला रहा है। तो अगर किसी वर्ड या फ्रेज का कोई मीनिंग उस एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लॉज से नहीं निकल पा रहा है तो हम लोग जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाते हैं और उसका मीनिंग ढूंढते हैं। जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो मीनिंग है उसको यूज करने के लिए केस में भी कहा गया है, जो कि है बाबूलाल वर्सेस भवानी। इसमें कहा गया है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिफिनेशन दिया गया है उसको हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या डिफिनेशन दिया गया है, आइए ये देखते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। तो इसमें डिफिनेशन में 3 चीज बातें दी गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। पहला तो है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करता है, तो वो लैंड है, बेनिफिट अराइजेज आउट ऑफ द लैंड है, और तीसरा है थिंग्स अटैच टू द अर्थ। तो इन तीनों चीज में लैंड, बेनिफिट अराइजेज आउट ऑफ लैंड और थिंग्स अटैच टू द लैंड में थिंग्स अटैच टू द लैंड का एक सेपरेट डिफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो इस दोनों एक्ट जो कि है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और जनरल क्लॉजेज एक्ट के दोनों डिफिनेशन को हम मिला के पढ़ेंगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन क्या आएगा। तो यह है इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, ये पहला हो गया। दूसरा बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड तीसरा हो गया थिंग्स अटैच टू द अर्थ। और थिंग्स अटैच टू द अर्थ का डिफिनेशन फिर से सेक्शन 3 टीपीए में दिया गया है, जो कि है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। दूसरा है थिंग्स अटैच टू व्हाट सो एम्बेडेड, और तीसरा है थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। और यहाँ पे थिंग्स रूटेड इन द अर्थ का एक्सेप्शन आ गया, जो कि सेक्शन 3 में ही दिया गया है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रोइंग ग्रास। तो आइए हम पहले इन 3 चीज लैंड, बेनिफिट अराइजेस आउट ऑफ लैंड और थिंग्स अटैच टू द अर्थ का मीनिंग जानते हैं। तो पहला है लैंड। लैंड मीन्स कोई डिफिनिट सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, मीन्स कोई डिफिनिट डायमेंशन ऑफ एरिया ऑफ अर्थ को हम लैंड कहते हैं। जैसे कि 500 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ द लैंड कोई भी किसी भी यूनिट में हो सकता है, जैसे कि 1 बीघा, 2 बीघा, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मीटर। तो लैंड में क्या क्या इंक्लूड होगा, एवरीथिंग अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एवरीथिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ और एवरीथिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो लैंड में सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ को ही सिर्फ लैंड नहीं कहते हैं, इसमें इंक्लूड होता है एवरीथिंग अपॉन द सरफेस ऑफ द लैंड, अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड एंड अबव द सरफेस ऑफ द लैंड। तो एनीथिंग अपॉन द सरफेस के ऊपर में क्या क्या आएगा, जो कि नेचुरली अवेलेबल है, जो अभी तक हटाया नहीं गया है, जो कि पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ सरफेस या बना हुआ है, वह सब है जो
इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, लैंड में आएगा। दस जो कि सॉइल हो गया, मड जो डिपॉजिट हो गया सरफेस ऑफ द अर्थ में पर, वो सारे चीज है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। जैसे कि अगर कोई सरफेस पे है और उसके ऊपर कोई तालाब है तो वो तालाब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कोई तालाब होता है तो उसमें जो उसका पानी होता है कोई पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ का बन जाता है, मतलब उसका पार्ट हो जाता है किसी लैंड का। क्योंकि अगर पानी किसी पॉन्ड या फिर किसी गड्ढे में जमा हुआ है तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अर्थ सरफेस का हो जाता है। और कोई लैंड से अगर कोई रिवर गुजरा है तो ऐसा लगता है कि उसमें जो पानी है वो मूव करते रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो पानी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लैंड बन चुका है। क्योंकि किसी नदी में पानी उसके सरफेस पे हमेशा होता है, इसलिए वह पार्ट एंड पार्सल किसी रिवर का बन जाता है। सो ऑल द रिवर हैज बीन रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ द लैंड एज सच इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्दो द वाटर इज मूविंग। दूसरा जो लैंड में है वो सरफेस एरिया के अंदर जो भी चीज है वह भी लैंड में आएगा, वह भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा। जैसे कि जो सॉइल है सरफेस के अंदर, या फिर कोई मिनरल है जैसे कि कोल, गोल्ड माइन, ये सब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, लैंड के पार्ट में माना जाएगा। जो जमीन के अंदर वाटर है उसको भी हम लैंड में ही मानेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही मानेंगे। और इतना ही नहीं, जो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ के जो ऊपर का स्पेस है वह भी लैंड में ही आता है। जैसे कि कोई स्पेस में कोई स्ट्रक्चर खड़ा है किसी अर्थ सरफेस पे तो वह स्ट्रक्चर भी लैंड में ही आएगा। कोई पेड़ खड़ा है उस स्पेस में तो वो भी लैंड का पार्ट होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। तो लैंड में ये तीनों चीज आएगा, एवरीथिंग अपॉन द सरफेस ऑफ द एरिया, एवरीथिंग अंडर द सरफेस ऑफ एरिया और स्पेस एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये तीनों है जो लैंड में का पार्ट है। दूसरा पॉइंट जो लैंड में इंक्लूडेड है वह है बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। तो लैंड के अलावा एक और इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो है बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। जैसे कि कोई लैंड है तो लैंड पे अगर कोई घर खड़ा है या फिर लैंड पे पाउंड है तो उस लैंड से कोई बेनिफिट अराइज हो रहा है। और इसका एग्जांपल हो गया राइट टू वे है, तो किसी लैंड या हाउस है तो वहां पे जाने के लिए जो राइट है वह है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू यूज है लैंड का, जैसे एग्रीकल्चर में अगर यूज करते हैं लैंड को तो वो राइट टू यूज हो जाएगा, वो बेनिफिट हो जाएगा। राइट टू फिशरी है, राइट टू फेरी है, मतलब और लैंड के अंदर जो मिनरल्स होता है वह भी लैंड में आता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो वो राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, कोई मिनरल्स अगर है लैंड के अंदर दबा हुआ तो उसको निकालने का अधिकार है, वह भी बेनिफिट में आ जाएगा जो कि अराइज हो रहा है लैंड से। तो ये सब हो गए बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। तो ये सब राइट है जो इनटेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो इनटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमने 2 पॉइंट देख लिया, लैंड और बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। और तीसरा पॉइंट है थिंग्स अटैच टू द अर्थ। तो थिंग्स अटैच टू द अर्थ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और इस फ्रेज को, थिंग्स अटैच टू द अर्थ को सेपरेटली डिफाइन किया गया है इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो ये फ्रेज तो दिया गया है जनरल क्लॉजेज एक्ट में, लेकिन इस फ्रेज को डिफाइन किया गया है टीपीए में। तो इसमें कैसे डिफाइन किया गया है? इसमें 3 चीज इंक्लूडेड है थिंग्स अटैच टू द अर्थ में। पहला है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, जो कोई मैन्युअली कोई चीज एम्बेडेड किया गया हो अर्थ में। दूसरा है थिंग्स अटैच टू व्हाट्स एम्बेडेड इन द अर्थ। और तीसरा है थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। हम ये तीनों को सेपरेटली देखेंगे। तो पहला है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। तो थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ का मतलब है कोई चीज है उसको जो बाय ह्यूमन परमानेंटली फिक्स किया गया है लैंड के अंदर डेप्थ में। एग्जाम्पल में हो गया हाउस, बिल्डिंग्स, वॉल्स, इलेक्ट्रिक पोल, ईटीसी। तो ये सारी चीज है जो अर्थ के डेप्थ में जाकर उसको फिक्स किया जाता है। और जो फिक्स किया जाता है वो परमानेंट फिक्सेशन होता है।
तो कोई चीज अगर परमानेंट फिक्स किया गया है या नहीं, इस चीज को कैसे पता करेंगे? जैसे कि कोई बहुत सारा टेंट में बहुत सारा बम्बू को भी अंदर डेप्थ तक गाड़ा जाता है, लेकिन वो परमानेंटली नहीं गाड़ा जाता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई थिंग्स है जो परमानेंटली गाड़ा गया है या फिर टेम्पररीली गाड़ा गया है, टेम्पररीली फिक्स किया गया है? तो हम जो फिक्स करने वाला जो पर्सन है उसके इंटेंशन से पता करेंगे कि वह परमानेंटली फिक्सेशन है या फिर टेम्पररी फिक्सेशन है। तो इंटेंशन कैसे पता करेंगे? तो इंटेंशन कैसे पता करेगा? मोड ऑफ फिक्सेशन एज वेल एज पर्पस, किस पर्पस से किया गया है फिक्सेशन और किस मोड से फिक्स किया गया है। पर्पस यानी जो कोई सब्सटेंस है उसको पर्पस क्या होना चाहिए? बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द लैंड के लिए होना चाहिए, ना कि उस ऑब्जेक्ट को। जैसे कोई घर है, घर का पिलर को डेप्थ में फिक्स किया जाता है तो वो लैंड का यूज हो रहा है, ना कि उस पिलर का यूज हो रहा है। तो हम लोग इंटेंशन पता करेंगे मोड ऑफ फिक्सेशन से और पर्पस ऑफ फिक्सेशन। तो दूसरा पॉइंट है थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ में थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट सो एम्बेडेड इन द अर्थ। तो पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं एम्बेडेड इन द अर्थ, इसमें है कि थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट सो एम्बेडेड, जो एम्बेडेड कर दिया गया है उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई डोर है वो बिल्डिंग में फिक्स किया गया है, तो बिल्डिंग है जो एम्बेडेड है अर्थ में, तो और डोर है जो फिक्स किया गया है बिल्डिंग में, अटैच किया गया है बिल्डिंग में, तो वह डोर भी हो जाएगा क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी। के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला है जो अटैचमेंट होना चाहिए वह परमानेंट होना चाहिए। जैसे कोई दरवाजा है तो वो परमानेंटली ही किसी हाउस में अटैच किया जाता है, ना कि कोई टेम्पररी यूज के लिए। और दूसरा है कि बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द हाउस के लिए किया जाता है, ना कि गेट को कोई यूज हो एंजॉय करता है, वह गेट को ना यूं एंजॉय करके हाउस को एंजॉय किया जाता है। हाउस इसके एग्जाम्पल में हो गया डोर, विंडोज वगैरह। और कोई चीज अगर बिना कोई इंटेंशन के, बिना परमानेंट फिक्सेशन के इंटेंशन से अगर बिल्डिंग में जोड़ा जाता है तो वह इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि कोई बल्ब है तो उसको भी अटैच किया जाता है होल्डर से, या फिर फैन है तो फैन में भी हुक में भी फैन को अटैच किया जाता है, तो वो परमानेंट फिक्सेशन नहीं होता है और ना ही उसका पर्पस होता है कि बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द हाउस। वो एंजॉयमेंट होता है फैन का या फिर बल्ब का। तो तीसरा पार्ट जो है थिंग्स अटैच टू द अर्थ का, वह है थिंग्स रूटेड इन द अर्थ का। इसमें कुछ टेक्निकलिटीज है और इसी से अक्सर एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो कोई प्लांट्स है या फिर ट्रीज है या फिर सर्ब्स है, वह फिक्स होते हैं अपने रूट के द्वारा लैंड में, और ऐसे फिक्स होते हैं जैसे कि वो पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं लैंड के। तो जनरली ये सब जो रूटेड प्लांट, ट्रीज और सर्ब्स होते हैं वह जो होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जो 3 है, जैसे कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। यह 3 चीज है जो कि रूटेड होने के बावजूद भी इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। 3 चीज, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो पहले समझते हैं कि स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है। तो वुड ऑफ द ट्रीज विच आर फिट टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड फर्नीचर और हाउस आर स्टैंडिंग टिम्बर। तो स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है? तो स्टैंडिंग टिम्बर ऐसे पेड़ को कहते हैं जिसकी लकड़ी को हम यूज कर सकते हैं, या फिर जिसका लकड़ी फिट है किसी हाउस होल्ड फर्नीचर बनाने के लिए, या फिर कोई हाउस बनाने के लिए, या फिर कोई और भी काम के लिए। तो इस तरह के ट्री को हम स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। और इस तरह का ट्री को लगाने का उद्देश्य शुरू से ही ओनर का होता है कि उस पेड़ की लकड़ी को यूज करना, ना कि उस पेड़ का कोई फल लगता है। ऐसे पेड़ लगाने से पहले ही ओनर को पता होता है कि इस पेड़ को कटना ही कटना है, और इस पेड़ को कट के इसके लकड़ी को यूज करने का जो मेन इंटेंशन होता है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग होता है। और ऐसे पेड़ के एग्जाम्पल में आते हैं बम्बू ट्री, शीशम ट्री, ओक ट्री
वगैरह। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब कोई ऐसा पेड़ होता है जिसका फ्रूट भी इस्तेमाल करते हैं और लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली फ्रूट बियरिंग ट्री है जो स्टैंडिंग टिम्बर में नहीं आता है, क्योंकि उसके लकड़ी को यूज करने का इंटेंशन नहीं होता है ओनर का, उसके फ्रूट को यूज करने का इंटेंशन होता है। लेकिन जहाँ कोई पेड़ अगर फ्रूट बियरिंग भी होता है और उसके लकड़ी को भी यूज कर सकते हैं, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे पेड़ का एग्जांपल में हम लोग लेते हैं मैंगो ट्री। तो आम के लकड़ी को भी यूज करते हैं और आम को भी यूज करते हैं। तो ऐसे में हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पता लगाते हैं कि ओनर का इंटेंशन क्या है। इंटेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है ओनर का, कि वह उस पेड़ से अब फल लेना चाहता है कि उसका इंटेंशन चेंज होकर ये हो गया है कि अब इस पेड़ के लकड़ी को यूज करना है। तो अगर ओनर का इंटेंशन है कि अभी तक हमको फ्रूट ही चाहिए, तब तक वह जो ट्री होगा वह स्टैंडिंग ट्री में नहीं आएगा और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। और जैसे ही ओनर का इंटेंशन हो जाता है कि अब इस पेड़ के लकड़ी को यूज कर लेना है, तो उस समय वह स्टैंडिंग टिम्बर हो गया। और इस प्रॉब्लम को क्लियरली बताया गया, सॉल्व किया गया। एक केस है, फेमस केस है, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया कि स्टैंडिंग टिम्बर किसे कहेंगे। तो इसमें बताया गया, इफ द ओनर of a tree is interested in the further vegetative growth of the tree, then it is a tree, मतलब immovable property। जब तक जो ओनर है ट्री का और उसका इंटेंशन है कि इसका वेजिटेटिव ग्रोथ आगे बढ़ाया जाए, उसे बढ़ने दिया जाए, तब तक वह है जो ट्री कहलाएगा। ट्री मतलब थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, और वह मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। लेकिन जैसे ही अगर ओनर का इंटेंशन हो जाता है कि ट्री को अब फर्दर वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं कराना है और उसको कट करके अब टिम्बर में यूज करना है, जैसे ही यह इंटेंशन आ जाता है, तब वह इस एक्सेप्शन में आ जाता है, स्टैंडिंग टिम्बर में आ जाता है। तो जैसा कि हम लोग आमतौर पर देखते भी हैं कि अगर आम का पेड़ लगा हुआ है तो बहुत दिन तक वो उगता है, फल देता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो फल नहीं देने लगता है और वो सूख जाता है। तो वो सूखने के बाद किसी भी ओनर का इंटेंशन यह हो जाता है कि अब उसको लकड़ी का यूज कर लेना है। तो वहां पे अगर सूखने के बाद जो इंटेंशन क्रिएट हुआ ओनर का, तब वह स्टैंडिंग टिम्बर हो जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन है ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ग्रोइंग क्रॉप्स है जो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता, उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में रखते हैं और थिंग्स रूटेड इन द अर्थ के एक्सेप्शन में रखा गया। क्यों रखा गया है? क्योंकि ऐसे ग्रोइंग क्रॉप्स है वो बॉन्ड टू कट है, वह कटना उनका निश्चित है फ्यूचर में। व्हेन इट बिकम रीप, जब वह फसल तैयार हो जाएगा तो उसका कटना निश्चित है, इसलिए इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं और ये एक्सेप्शन में आता है थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। दूसरा है ग्रास। तो ग्रास भी है जो उसका भविष्य क्या है? तो ग्रास का भी भविष्य वही है जो ग्रोइंग क्रॉप्स का है, उसका भी कोई कटना तय है या फिर किसी जानवर द्वारा खाना जाना तय है। तो ग्रास को भी हम लोग थिंग्स रूटेड इन द अर्थ में देखेंगे और ये इसी में रखा गया एक्सेप्शन में। और कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ग्रास तो मूवेबल प्रॉपर्टी है और ये एक्सेप्शन में है, और ये बताया गया है क्लियरली सेक्शन 3 में टीपीए के कि ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रोइंग ग्रास है जो एक्सेप्शन में आता है। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि राइट टू कट ग्रास, राइट टू कट क्रॉप्स को कंफ्यूज लोग कर जाते हैं राइट ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रोइंग ग्रास में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राइट जो है, राइट टू कट ग्रास है, यह जो है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यह बेनिफिट है किसी लैंड का। तो ये बेनिफिट किस में आ जाता है? वह इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है। ये हम लोग पहले भी देखे हैं और इस
को एक केस में डिसाइड भी किया गया है, सेनी चिट्टेयार वर्सेस संतनाथन, मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये था इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, और इस स्ट्रक्चर को अगर हम याद रखते हैं तो हमें हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी याद रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।